Welcome to Olivord. Banking awareness for IBPS PO and clerk main स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस MCQ सेशन 5 में आपके लिए ले आया हूँ। 1 से लेकर 4 तक आपके लिए ऑलरेडी स्ट्रीम कर रहे हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसकी आपके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई जा चुकी है। इस सेशन में हम थोड़ा सा अलग टाइप के कॉम्बो क्वेश्चंस देखने वाले हैं, अलग अलग टाइप का। एक बार दिमाग आपका घूमने वाला है, मैं यही कहूँगा, क्योंकि किसी टाइम हम पीपीएफ की बात कर रहे होंगे, किसी टाइम हम सीधा आरबीआई डायरेक्ट स्कीम पे भी आ सकते हैं, किसी पे भी आ सकते हैं। तो ये ध्यान से बने रहिएगा इस सीरीज़ के अंदर। द ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेज एंड शिफ्टिंग, ये बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चन हैं। तो इसमें ऐसा रैंडम क्वेश्चन आपके लिए पूछे जाते हैं और आपको अगर उससे रिलेटेड कुछ बताना होता है तो वो मैं बता देता हूँ। द ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेज एंड शिफ्टिंग ऑफ एग्जिस्टिंग ब्रांचेज ऑफ बैंक्स इज गवर्न्ड बाय प्रोविजन ऑफ विच एक्ट। नई ब्रांचेज खोलनी है या शिफ्ट करनी है जो एग्जिस्टिंग ब्रांचेज हैं, वो किस एक्ट के अंडर में आती है। ऐसा नहीं कि किसी का भी बैंक का मन किया और उसने कर लिया, नहीं, परमिशन की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो किस एक्ट के अंदर ये आती है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 23 में। एक बैंकिंग आउटलेट इज अ फिक्स्ड पॉइंट सर्विस डिलीवरी यूनिट, जो बैंक मित्र की तरह काम करता है। ठीक है, जो या तो बैंक के स्टाफ के द्वारा चलाया जाता है या बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट के द्वारा, जहाँ पे सर्विसेज जैसे कि डिपॉजिट्स या इनकैशमेंट ऑफ चेक या कैश विड्रॉल या लैंडिंग ऑफ मनी आर प्रोवाइडेड फॉर ए मिनिमम ऑफ डैश आवर्स पर डे फॉर एटलीस्ट डैश डेज पर वीक। तो कितने घंटे और कितने दिनों के लिए एक वीक की इसमें गाइडलाइन होती है? तो ये होती है 4 घंटे 5 दिन ये चलाना होता है। बैंकिंग आउटलेट उसे बोलते हैं। अंडर द कॉरिडोर सिस्टम विच रेट एक्ट एज पॉलिसी रेट बाय आरबीआई। पॉलिसी रेट जो कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी रेट, तो वो आरबीआई के किस रेट को कहा जाता है? क्योंकि ये सारे ही रेट हैं, तो आरबीआई के पॉलिसी रेट बोला जाता है रेपो रेट को। डैश, अब देखिए अलग अलग टाइप के लिक्विडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए एकदम। डैश लिक्विडिटी रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस टू मीट देयर लाइबिलिटीज एंड अदर पेमेंट नीड्स। कौन सी लिक्विडिटी को रेफर किया जाता है कि इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशंस की एबिलिटी होती है कि वो अपनी लाइबिलिटीज को टाइमली पे कर पाएंगे? तो ये उनकी फंडिंग लिक्विडिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बेसल कमेटी के अंदर इसकी डेफिनेशन है। डैश रेफर्स टू the ease of which a financial asset can be converted into cash at a short notice without causing a significant movement in its price। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं कि एक एसेट कैश में कन्वर्ट किया जाता है? तो इसे बोलते हैं लिक्विडिटी बोलते हैं। ठीक है, कौन सी लिक्विडिटी बोलते हैं? मार्केट की लिक्विडिटी। मार्केट की लिक्विडिटी क्या है कि वो कोई भी फाइनेंशियल एसेट कन्वर्ट किया जा सकता है कैश के अंदर शॉर्ट नोटिस पीरियड के अंदर। तो आंसर बनेगा आपका बी। नेक्स्ट है डैश रेफर्स टू रिजर्व्स प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल बैंक टू द बैंकिंग सिस्टम। को किसे बोला जाता है कि ये रिजर्व्स प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल बैंक टू द बैंकिंग सिस्टम? तो ये होता है सेंट्रल बैंक की लिक्विडिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज नोडल एजेंसी फॉर डिजी धन मिशन एंड हेंस पब्लिशेस डिजिटल पेमेंट डाटा ऑन डिजी धन डैशबोर्ड? तो ये जिम्मेवारी किसे दे दी गई थी पोस्ट डिमोनेटाइजेशन? ये दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आरटीजीएस, नेफ्ट, आईएमपीएस सारे डाटा की लिस्ट जारी करती है, डेटा जारी करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मैकेनिज्म टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिलेड पेमेंट्स एंड लिक्विडिटी इश्यूज ऑन ऑफ एमएसएमई? तो ये तो आपको पता ही है। अब देखिए, एक चीज़ मैं ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, सरसाई किस चीज़ के लिए होती है? आपकी सरसाई भी आपको पता होना चाहिए वैसे तो। सीजीटीएमएस ये आपको गारंटी प्रोवाइड करवाया जाता है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है जो ये एमएसएमई सेक्टर के लिए। सरसाई जो होती है उसमें मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी मॉर्टगेज हुई है, तो वो सरसाई के ऊपर बैंक अपलोड कर देता है कि भाई ये हमारे पास मॉर्टगेज्ड है। ठीक है, ताकि अगर कहीं और उस प्रॉपर्टी पे आप लोन लेने जाएंगे, पहले ऑब्वियसली आप नहीं जाएंगे, ना जाना चाहिए, अगर कोई लेने जाएगा तो दूसरा बैंक चेक कर लेगा कि ये प्रॉपर्टी कहीं और तो मॉर्टगेज नहीं है। अगर वहाँ पे पॉपअप कर जाता है तो उसकी जांच की जाती है कि कहीं दोबारा डबल फाइनेंसिंग ना हो जाए सेम प्रॉपर्टी के ऊपर। ट्रेड्स, इसका आंसर है ट्रेड्स रिसीवेबल्स ई डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो एमएसएमई के लिए इफेक्टिव मैकेनिज्म है जो डिलेड पेमेंट्स और लिक्विडिटी इश्यूज को सुधारने के लिए। क्योंकि डिस्काउंटिंग सिस्टम में क्या होता है कि एक बायर और एक सेलर है। ठीक है, सेलर ने माल भेज दिया बायर को, बायर ने कह दिया कि मैं महीने बाद पैसे दूंगा, लिख के दे दिया। ठीक है, वो बिल को डिस्काउंट करवा सकता है
सेलर अगर उसे मान लीजिए 20 दिन में ही पैसे की ज़रूरत है, तो 100 करोड़ की बजाय 100 करोड़ लेने थे, तो वो 99 करोड़ में वो किसी और एंटिटी को से ये बिल डिस्काउंट करवा लेगा, और जो ट्रेड किए जा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसे 99 करोड़ के अंदर बिल डिस्काउंट करके दे देगा। इसे 1 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन 20 दिन के अंदर ही पैसे मिल गए। और इसे क्या होगा, 10 दिन ये रुक के इससे 100 करोड़ ले लेगा, और ये जो 99 करोड़ दिए थे और 100 करोड़ लिए हैं, इसका मतलब 1 करोड़ का इसे फायदा हो गया। तो एक तरीके से इसने भी फायदा कमा लिया, इसने तो अपने लिक्विडिटी इशू को सुधार लिया, ताकि डिलेड पेमेंट्स की वजह से कोई दिक्कत ना आ जाए इसको। इस तरीके से ट्रेड्स ये काम करता है। एलएसपी की फुल फॉर्म आप बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। इस सीरीज की यही खूबसूरती है, ट्रेड्स आया तो समझा दिया आपको, देखिए कितना पिक्टोरियल वे में समझा दिया। यही चीज करते हैं हम इस सीरीज के अंदर। व्हाट इज द लोन लिमिट अंडर मुद्रा। अब मुद्रा के अंडर में मैं तीनों ही चीज कैटेगरी बता दूंगा आपको, शिशु, किशोर एंड तरुण। 50,000 तक के लोन को शिशु की कैटेगरी में रखा जाता है, 5 लाख तक के लोन को आपके किशोर की कैटेगरी में, और 10 लाख के लोन तक, जो 10 लाख तक का लोन है उसे तरुण की कैटेगरी में रखा जाता है। तो शिशु, किशोर एंड तरुण। तो लोन लिमिट मैक्सिमम कितनी है, 10 लाख की है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग स्कीम इज एप्लीकेबल टू आरआरबी, लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव के लिए है। जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप स्कीम जो इनिशिएट की गई थी, किसके द्वारा, नाबार्ड के द्वारा। ठीक है, नाबार्ड के द्वारा ये चलाई गई थी। जो टेनेंट फार्मर्स हैं या शेयर क्रॉपर्स हैं, उनके पास, जिनके पास लैंड राइट्स वगैरह नहीं है, तो उनके एक्सपेक्टेशंस को पे खरा उतरने के लिए, उनके उस कम्युनिटी के अंदर अंदर एनहांस करने के लिए क्रेडिट फ्लो को, पैसा उनके पास भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि जरूरत तो सबको है, जमीन नहीं है तो क्या हुआ, वो भी तो किसी की हिस्सेदारी पे काम कर रहे हो सकते हैं, उन्हें भी बीज के लिए पैसे चाहिए, पंप लगाने के लिए पैसे चाहिए हो सकते हैं। डैश लेंडर्स कनेक्ट लेंडर्स एंड बोरोवर्स यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी टू स्पीड अप लोन एक्सेप्टेंस। तो ये होता है पीयर टू पीयर लेंडिंग होती है, जिसमें लेंडर और बोरोवर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। डैश प्रोवाइड्स इंटरनेट बेस्ड वेन्यूज फॉर रिटेल customers to compare the prices and features of range of financial or non-financial products such as standardized insurance, mortgages and deposit insurance products। पूछा जा रहा है कि कौन या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ई कम्यूटिंग होते हैं, ई एग्रीगेटर होते हैं या बिग एग्रीगेटर। तो आंसर है आपका ई एग्रीगेटर, जो प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट बेस्ड वेन्यू फॉर रिटेल कस्टमर्स को, ताकि वो प्राइसेस या जो फीचर्स हैं, उन जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि इंश्योरेंस हो गया, मॉर्टगेज या डिपॉजिट अकाउंट प्रोडक्ट्स, उनको कंपेयर कर पाएँ। जैसे कि आपका इंश्योरेंस कंपेयर करने के लिए पॉलिसी बाजार है। ठीक है, तो ई एग्रीगेटर्स बोला जाता है इन्हें। वट इज द मिनिमम नेट ओन फंड रिक्वायर्ड फॉर अकाउंट एग्रीगेटर्स। अकाउंट एग्रीगेटर मैंने डिटेल में आपको कभी बताया था कि मान लीजिए एक पर्सन है और वो एचडीएफसी बैंक का कस्टमर है। ठीक है, उसे लगा कि भाई सबसे सस्ता लोन तो पीएनबी प्रोवाइड करवाता है, होम लोन। ठीक है, तो वो क्या सोचेगा कि मैं पीएनबी में से लोन लेने चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे 1-1.5% का इंटरेस्ट का फर्क पड़ रहा है, और लाखों में, मान लीजिए 50 से 60 लाख रुपए का उसका होम लोन है। ठीक है, तो वो तो ऑब्वियसली 1% की तरफ देखेगा। अगर मान लीजिए 2-3 लाख का लोन हो, तब तो क्या होता है, 1% वाला एचडीएफसी वाला एचडीएफसी में ही ले ले, कि भाई कौन दूसरी बैंक में जाके पंगे ले। लेकिन जिसे 50-60 लाख 70 लाख का लोन लेना है होम लोन, तो इसी कैटेगरी में लेता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पीएनबी के पास चला गया। पीएनबी ने कहा कि भाई मुझे आपकी उस जहाँ सैलरी आती है उसकी स्टेटमेंट चाहिए, मुझे ये डॉक्यूमेंट वहाँ से चाहिए, ये भी देखना है कि वहाँ कोई लोन चल रहा है आपका, तो सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो लिखवा के लाइए। तो अब ये वापस इधर जाएगा, फिर वापस इसके पास लेके जाएगा। तो इसीलिए एक अकाउंट एग्रीगेटर बना दिया गया, जिसमें हर बैंक हर कस्टमर का डाटा शेयर करेगा, अगर कस्टमर चाहेगा तो ही। तो वो क्या करेगा, अब अकाउंट एग्रीगेटर की वजह से क्या फ़ायदा हो गया कि कस्टमर जाएगा पीएनबी के पास, और ये अलाउ कर देगा पीएनबी को कि वो अकाउंट एग्रीगेटर से उसका डाटा फैच कर सकता है। तो जो भी डाटा उसे चाहिए होगा, चाहे एचडीएफसी से में उसका अकाउंट है, चाहे कहीं और है, अलग अलग अकाउंट्स का अगर जानकारी चाहिएगी, तो कस्टमर की कंसेंट के साथ वो उस डाटा को फैच कर पाएगा। कस्टमर की सिरदर्दी खत्म, टाइम भी बचा, और ऑथेंटिसिटी भी हो गई कि भाई जो आपको चाहिए था वो एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म से मिला है, इसका मतलब वो चीज़ जेन्युइन है। ठीक है, तो अकाउंट एग्रीगेटर के लिए मिनिमम नेट ऑन फंड रिक्वायरमेंट्स कितनी है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आंसर है 2 करोड़ या 2 करोड़ से ऊपर का जिसका नेट ऑन फंड होगा, उसे ही ये लाइसेंस मिलता है। लाइव और वर्चुअल टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ध्यान से सुनिएगा।
लाइव या वर्चुअल टेस्टिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन अ कंट्रोल्ड टेस्टिंग एनवायरनमेंट इज नोन एज रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। आपने नाम पहले सुना होगा, लेकिन डेफिनेशन आज सुन लीजिए। इन इंडिया आईएमपीएस और यूपीआई को क्लासिफाई किया जाता है फास्ट पेमेंट्स के तौर पे। क्यों? क्योंकि ये लगभग रियल टाइम बेस्ड काम करती है और 24/7 ये काम करती है। हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन माइकर कोड? माइकर कोड पहली बात तो सीटीसी के लिए यूज़ किया जाता है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम के लिए। 9 डिजिट का होता है। बैंक, ब्रांच, सिटी तीनों में से बताइएगा सिटी कहाँ पे आती है, बैंक कहाँ आता है, ब्रांच कहाँ आती है। टोटल 9 डिजिट का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व्स एज SMS बेस्ड चैनल इन मोबाइल बैंकिंग? मोबाइल बैंकिंग के अंदर SMS बेस्ड चैनल कौन सा है? USSD। आपने नाम सुना होगा, *99#। ठीक है, तो USSD के थ्रू आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और इसमें आप ये बताइएगा कि इस ट्रांजैक्शन में पर ट्रांजैक्शन लिमिट क्या होती है, 5,000 रुपये है कि 10,000 रुपये है, वो आपको बताना है। ये मैं आपको इस बताने के लिए इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं बता दूंगा तो क्या पता याद ना रहे, लेकिन खुद सर्च करेंगे तो याद रहती है चीज़ें। Dash is the second factor of authentication that customer needs to use in order to conduct a mobile banking transaction। जैसे कि आप यूपीआई वगैरह से पेमेंट करते तो आपसे एक एमपिन मांगा जाता है, डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। द हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन इकोनॉमी इज रिलीज्ड एनुअली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो ये आरबीआई के द्वारा रिलीज की जाती है। इन डैश एन आईपीओ एप्लीकेंट्स, अगर आप कोई आईपीओ अप्लाई करते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए लगाते हैं, किसी के शेयर अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसमें आपका बैंक अकाउंट जुड़ा होता है जो डेबिट नहीं होता, लेकिन उस पर होल्ड लग जाता है। अगर आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तो वो डेबिट हो जाएगा, वरना आपका होल्ड हट जाएगा। तो ऐसे अकाउंट को क्या बोला जाता है? ASBA, अमाउंट सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट, ब्लॉक्ड अमाउंट, ये आएगा शुरू में, अकाउंट सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। सॉरी, अमाउंट नहीं, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। A bank is recognized as a bank capable of providing SBA services। जो बैंक्स अपने कस्टमर को SBA सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है सेल्फ, देखिए सीधा सा याद रखिए, सिंडिकेट बैंक होता है लास्ट में तो नाम, तो सिंडिकेट बैंक यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा है, फुल फॉर्म है सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम फॉर बैड लोन? बैड लोन किन्हें बोला जाता है? जो एनपीए हो जाते हैं एसेट्स, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाते हैं उन्हें। व्हाट इज द शेयर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन रीजनल रूरल बैंक? स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी क्या होती है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है इसके अंदर 15% की, और 35% होता है स्पॉन्सर बैंक का हिस्सा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना होता है? 50% होता है। एज पर बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम, एक पर्सन जो, अब तो वो इंटीग्रेटेड बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम बन गई है तीनों को मिला के, तो एक आदमी मतलब ए पर्सन कैन फाइल अ कंप्लेंट टू बैंकिंग ओम्बड्समैन इफ सेटिस्फाइड रिप्लाई इज नॉट रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days और 1 month। नेशनल हाउसिंग बैंक इज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नहीं होके बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड? पीपीएफ की मैच्योरिटी पीरियड क्या है? 15 साल है। और 1 साल, अगर मान लीजिए 15 साल हो गए और उससे अगले साल में मैच्योरिटी के अंदर अंदर उसे 5 साल के लिए फिर एक्सटेंड किया जा सकता है, एंड सो ऑन। व्हाट इज द मिनिमम ईयरली इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इन सुकन्या समृद्धि योजना? 80C में छूट मिलती है, पीपीएफ में भी, सुकन्या समृद्धि योजना में भी। तो मिनिमम ईयरली इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड है? 250 रुपये। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी करवा सकते हैं? 1.5 लाख रुपए। ठीक है, और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन कितनी हो सकती है? पीपीएफ में भी और सुकन्या समृद्धि योजना में भी 12 हो सकती है टोटल। डैश रेफर्स टू इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशंस विदाउट एक्सेस टू कॉमन फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसे बोला जाता है फिनेंशियल इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। क्यों? क्योंकि ये विदाउट एक्सेस है, एक्सेस में लाने के लिए ही फिनेंशियल इंक्लूजन जैसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं। अगर आपको इस सीरीज़ के और सेशन चाहिए तो कमेंट करके बताइए, आपके लिए और इस सीरीज़ के और सेशंस भी लेके आए जाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्रिंटेबल पीडीएफ्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलिव बोर्ड इज़ द न्यू ब्लैक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सीरियस दोस्तों के साथ जिन्हें जॉब की सख्त ज़रूरत है, जिनकी फैमिली को जॉब की सख्त ज़रूरत है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना कि नहीं, ये डिसीजन अब आपका है। थैंक यू सो मच।